Dear students, Assalamu alaikum. Today we are delivering our lecture on question number 6. Explain the term justice. यानी हम आज justice के बारे में, जिसको हम अरबी में अदल कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. लेकिन इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं जो आपके नोटिस में है, तो इस पर आज हमारी जूम मीटिंग हुई और आप सभी जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए प्लीज़. इसमें बहुत कम बच्चे अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं, तो जूम मीटिंग इसमें आप अपने कन्फ्यूजन्स या डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो सकते हैं आपके. और इस क्वेश्चन के बारे में आगे हम और बात करेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. ये वेस्टर्न थॉट के हिसाब से इसको यहाँ पर आपके नोटिस में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह. और कल का लेक्चर इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर होगा. कल आप सभी जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए इंशाल्लाह. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोस्ट कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ जस्टिस, जब हम देखते हैं जितने भी थ्योरीज ऑफ जस्टिस हैं कंटेम्प्रेरी, यानी जो आज की थ्योरीज हैं, इसमें वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो समझी जाती है वो जॉन रॉल्स की थ्योरी को समझा जाता है. वो कहता है, जब वो जस्टिस की डेफिनेशन वो बताता है, वो कहता है जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. यानी जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इसमें फैमिली है, चाहे इसमें कोई किसी कंट्री की कोई असेंबली, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद जो है वो वर्च्यू पर है, यानी अच्छाई पर है. एज ट्रूथ इज सिस्टम्स ऑफ थॉट, या जिसको हम कहते हैं कि जब हम हक की बात करते हैं, यानी किसी के जो आइडियाज़ होते हैं, अगर वो हक पर मबनी है तो सारे लोग उसको पसंद करते हैं. अगर वो हक पर मबनी नहीं है तो फिर कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा. इसी तरह किसी भी सोसाइटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन को पसंद करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें पहला बुनियादी उसूल होना चाहिए अदल, यानी इंसाफ वहाँ पर होना चाहिए. जस्टिस कैन बी थॉट ऑफ एज ए डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द मोर फंडामेंटल दैन बेनिवोलेंस. जब हम ये देखते हैं, ये समझते हैं, जब हम आम तौर से किसी को पूछते हैं कि इंसाफ क्या होता है, तो वो हमें कहता है कि इंसाफ का मतलब है कि सबका फ़ायदा हो, यानी बेनिवोलेंस हो, चैरिटी हो, मर्सी हो, जेनरॉसिटी हो, कंपैशन हो. लेकिन ये जस्टिस का ये मतलब नहीं है. जब हम ट्रेडिशनली अपने आबाओ अजदाद या जो पुराने पूर्वज जिनको हम कहते हैं, जब हम देखते हैं तो वो जस्टिस को किस तरह से समझते थे. उनका ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो इसको समझते थे कि ये फेट है, ये अल्लाह की तरफ से जो भी हमें मिलता है वही जस्टिस है. यानी जो भी खुदा की तरफ से जो भी हमें मिलता है, जिसको हम मुकद्दर कहते हैं, जो मुकद्दर में मिलता है, जस्टिस हमारे साथ वही है. और या जब हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है री इनकॉर्नेशन, कि गॉड जो है वो ज़मीन पर आता है और उसके बाद देखता है कि ह्यूमन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है. इसके बारे में इसीलिए मैंने कहा कि कल हम बात करेंगे. लेकिन जब हम ट्रेडिशनल उनमें देखते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ है कि गॉड फिर ज़मीन पर आता है, फिर वो देखता है इंसान के लिए क्या सही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपने फैसले करता है, तो उसको हम जस्टिस कहते हैं. या एक और ल्यूथेरियन थियोलॉजी में एक और प्रिंसिपल है जिसको हम डिवाइन प्रोविडेंस कहते हैं. डिवाइन प्रोविडेंस का मतलब है, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा. इट रेफर्स टू गॉड्स प्रिवेंशन ऑफ क्रिएशन विथ एवरीथिंग दैट हैपन्स एंड हिज गाइडिंग ऑफ द यूनिवर्स. यानी जो खुदा है जिसने पूरी कायनात बनाई है, वो चाहता है कि ये कायनात आगे चले, ताकि जो भी लोग इसमें आए वो अच्छी तरह से खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करें. तो ये डिवाइन प्रोविडेंस में जब हम देखते हैं कि जस्टिस का मतलब है कि दुनिया का इंतज़ाम खुशी खुशी आगे हो और ये अच्छी तरह से उन्हीं उसूलों के तहत चले. ये डिवाइन प्रोविडेंस की थ्योरी है, ये हमारे पूर्वजों की थ्योरी है. और the association of justice with fairness has thus been historically and culturally rare and is perhaps chiefly a modern innovation. लेकिन जब हम देखते हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न थॉट, जो आज वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जब हम जस्टिस को देखते हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, यानी कोई भी काम अगर आप करेंगे तो फेयर, उसके मेरिट पर आप करें. तो अब वो फेयरनेस किसको कहते हैं, ये कन्फ्यूजन है. तो ये कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह सुबह क्लियर हो जाएगा कि उनका ये थॉट किस तरह से सही नहीं है.
अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस डिफर इन एवरी कल्चर, लेकिन जब हम जस्टिस को किसी अलग अलग कल्चरों में देखने की कोशिश करेंगे या किसी खास कल्चर में जब हम जिसमें हम रहते हैं, तो उससे जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर के कल्चर्स में जब हम देखते हैं तो उनका जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। एज कल्चर्स आर यूजुअली डिपेंडेंट अपॉन ए शेयर्ड हिस्ट्री, मैथोलॉजी और रिलीजन, क्योंकि सारे के सारे कल्चर्स जो है उनकी बुनियाद जो होती है, उनकी एक अपनी तारीख होती है, अपनी एक हिस्ट्री होती है, या उनका एक अपना माइथोलॉजी, उनका कॉन्सेप्ट होता है, किसी डेटी में वो बिलीव करते हैं, या उनका एक रिलीजन मजहब होता है। तो उसकी बुनियाद पर उनका एक कॉन्सेप्ट होता है जस्टिस का, जिसको वो सारे मानते हैं। लेकिन ईच कल्चर्स एथिक्स क्रिएट्स ए वैल्यू विच इन्फ्लुएंसेस द नोशन ऑफ जस्टिस। लेकिन हर कल्चर में कुछ वैल्यूज वहां डेवलप होते हैं, और उन्हीं वैल्यूज को वो बाद में इंसाफ की शक्ल देते हैं, उन्हीं को वो जस्टिस आगे कहते हैं। Although there can be found some justice principles that are one and the same in all or most of the cultures, कहीं कहीं हमें यह भी नज़र आता है कि बहुत सारे कल्चर्स को जब हम देखते हैं तो उनकी जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो वहाँ पर हम जस्टिस के बारे में कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स देखते हैं, कुछ कॉमन उसूल जो सब में कॉमन होते हैं। तो लेकिन ये कॉमन उसूल जो है ये इतने सफिशिएंट नहीं है कि हम एक यूनिटरी जस्टिस सिस्टम बनाएं, क्योंकि वहां पर जस्टिस एप्रहेंशन काम करता है। वो जस्टिस एप्रहेंशन आप इस तरह से समझेंगे, वो क्या होता है जस्टिस एप्रहेंशन? एप्रहेंशन, पहले आप एप्रहेंशन लफ्ज़ को समझें। एप्रहेंशन का मतलब है कि अगर कोई शख्स, किसी को ये खौफ है कि अगर ये बात मैंने तस्लीम की या ये चीज़, ये काम मैंने किया तो इससे कोई बुरा नतीजा निकल आएगा। मैं आपको ये समझाऊंगा कि जस्टिस के साथ इसका क्या ताल्लुक है, फिर हम जस्टिस एप्रहेंशन को किस तरह से समझेंगे। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने चोर को हाथ काटने के लिए कहा है, लेकिन जब यही थॉट हम यूरोपियंस को देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो जालिमाना कानून है, ये तो बहुत ही, यानी उनको एक एप्रहेंशन, वो कहते हैं कि इससे समाज में और बुरा हो जाएगा, इससे अच्छाई का नतीजा नहीं निकलेगा बल्कि इससे बुरा नतीजा। लेकिन जब हम उल्टा देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में तो वो वहाँ पर मुस्लिम इसके लिए लड़ते हैं कि नहीं ऐसा कानून लाइए। तो ये दोनों के बीच में ये जो इसमें अब यूनिटी नहीं बनती है, इस वजह से जस्टिस का कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है। इस वजह से, क्योंकि अलग अलग सोसाइटियों के अलग अलग अपने मेयार हैं चीज़ों को समझने के। जस्टिस एज ए डिवाइन लॉ इज कमांडिंग एंड इंडीड द होल ऑफ मोरालिटी इज द अथॉरिटेटिव कमांड। लेकिन जब हम इसको एज डिवाइन लॉ समझते हैं, जस्टिस को जब हम डिवाइन लॉ के तौर पर हम समझते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है कि ये डिवाइन कमांड है, ये ऊपर से हुक्म आया, कोई किसी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे उनको ये मानना है। तो इसमें मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एम्बेडेड है पहले से ही। यानी अगर अल्लाह ने या खुदा ने या जो भी आप मानते हैं, जिसको भी आप खुदा मानते हैं, अगर उसने किसी बात को कहा है कि ये ठीक है, यही जस्टिस है, यही सही है, तो वो मॉरलिटी की बुनियाद बनती है, वो इखलाकियात की बुनियाद बनती है, तो आपको वैसे ही उसको मानना है। हालांकि हकीकतन यही हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है, इसके बारे में इंशाल्लाह कल बात करेंगे। किलिंग इज रॉन्ग एंड देयरफॉर मस्ट बी पनिश्ड एंड इफ नॉट पनिश्ड व्हाट शुड बी डन। क्योंकि उनका आर्गुमेंट जो ये मानते हैं कि ये ऊपर से ही ये आया है, उनका आर्गुमेंट ये है इस बारे में कि देखिए, मारना, किसी को किल करना, ये इनजस्टिस है, ये गलत है। अगर ये गलत है तो अब जिसने मारा उसके साथ हम क्या करेंगे? क्या उसको पनिश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? फिर ऐसा कौन सा ऐसा तरीका है कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? तो ये असल में इस्लाम का आर्गुमेंट है। ए फेमस पैराडॉक्स कॉल्ड, जो ये लफ्ज़ जो है इसको यूसीफो पढ़ते हैं, EUTHYPHRO। ये आपको अजीब गरीब लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको यूसीफो पढ़ते हैं, यूसीफो डायलेमा। ये यूसीफो डायलेमा असल में एक डायलॉग से लिया गया है जो प्लेटो और यूसीफो के दरमियान अक्सर बेशतर होता था। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला सवाल ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये अच्छा काम है, यानी किसी काम को हम कहते हैं ये अच्छा है, क्या वो इसलिए अच्छा है कि खुदा अच्छाई को पसंद करता है तो वो कहता है ये चीज़ अच्छा है तो ये आप करो, या क्या वो काम असल में इसलिए अच्छा है कि
हर अच्छा काम अच्छा ही है इसलिए इसको खुदा पसंद करता है। यानी अजीब गरीब किस्म का डायलॉग उनके बीच में होता था। अगर आप इन क्वेश्चंस को लिखना चाहेंगे तो यूसिफो डायलेमा जो है, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। ए फिलोसफिकल प्रॉब्लम कंसर्नड विथ ए व्यू ऑफ मोरालिटी रिलेटेड टू थीइज्म, यानी जिसमें खुदा का कॉन्सेप्ट है उसको थीइज्म कहते हैं। इट आस्क्स टू क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, डू द गॉड्स लव गुड एक्शंस बिकॉज दे आर गुड। ये पहला सवाल उनका होता है कि क्या देवता या खुदा, क्या वो इस वजह से अच्छे एक्शंस को पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं? या फिर दूसरा क्वेश्चन, इज गुड एक्शन गुड बिकॉज इट इज लव्ड बाय गॉड, कि कोई अच्छा काम हम उसको अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुदा को पसंद है। लेकिन यहां पर एक मसला है, जब हम यूसिफो डायलेमा को जब हम देखते हैं, जब हम इसका कंट्राडिक्टरी व्यू ले लेंगे तो उसमें हम एक बात ये समझने से कासिर रहते हैं कि ये कोई असल में इस्लाम के मुताबिक ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। क्योंकि जब हम अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, जिनको हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनमें अल्लाह का एक नाम है अल अदल। तो अल अदल यानी वो खुद ही अदल है, उसका एट्रीब्यूट अदल है, उसकी सिफत अदल है। लिहाजा ये बात यहाँ पर नहीं है कि अच्छाई इसलिए अच्छाई है, अच्छाई कोई अलग से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के साथ उसका एट्रीब्यूट है अच्छाई। तो इस वजह से ये आर्गुमेंट भी फेल हो जाता है जब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। इंशाल्लाह उस पर मैंने पहले भी कहा बात करेंगे। तो यही वो सवालात हैं, इज समथिंग राइट बिकॉज गॉड कमांड्स इट और डज गॉड कमांड इट बिकॉज इट इज राइट। ये जो ये दो क्वेश्चन है, ये इसको हम कहते हैं यूसिफो डायलेमा। तो यहाँ पर इफ द फॉर्मर देन जस्टिस इज आर्बिट्री एंड इफ द लेटर देन मॉरलिटी एग्जिस्ट्स ऑन ए हायर अदर देन गॉड, यानी जब हम इस तरह से इसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड जो है ये किसी एक्शन को पसंद करता है। अब मैं गॉड को ही नहीं मानता हूँ, क्या फिर मैं अच्छा ही नहीं करूँगा? तो ये अजीब गरीब हो जाएगा। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि गुड एक्शंस खुद ही गुड वो अच्छी होती हैं, तो इसी वजह से अल्लाह उनको पसंद करता है, फिर तो ये यहाँ पर ये मसला आ जाएगा कि क्या फिर गॉड बड़ा है या अच्छे एक्शंस बड़े हैं, ये भी एक मसला हो जाएगा। लिहाजा ये चीज़ जो है, जब हम यूसिफो का ये डायलेमा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जस्टिस बहुत ही कटघरे में खड़ी हो जाती है। उसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी इंसान के दिमाग में आ जाते हैं, जो आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर्स में होता है ऐसा। तो the dilemma is, however, claimed to be false by some religious apologists who claim that goodness is the very nature of God and is necessarily expressed in his commands. लेकिन जब हम मजहबी पेशवाओं से ये पूछते हैं, हालांकि जो भी वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो उनको अपोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। अपोलॉजिस्ट हम उस शख्स को कहते हैं जिसका आर्गुमेंट किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए होता है, लेकिन वो उसका आर्गुमेंट जो होता है वो कंट्राडिक्टरी होता है या वो कंट्रोवर्शियल होता है, उसको हम अपोलॉजिस्ट कहते हैं। वो एक ऐसी बात को, ऐसे आर्गुमेंट को लोगों के सामने डालता है जिस आर्गुमेंट में कंट्रोवर्शन हो। लेकिन कंट्रोवर्जन का जो कंट्रोवर्सी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे लोग इसको पसंद करेंगे, फिर तो दुनिया तो जन्नत हो जाएगी। लेकिन हकीकत में हमें जन्नत में मरने के बाद ही जाना है। इस वजह से जब हम इस्लामिकली इसको देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये समझ में आ जाती है ये बात कि द वेरी नेचर ऑफ गॉड इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, दीज वर्च्यूज, जिसको हम अदल कहते हैं। इस तरह के वर्च्यूज तो नेसेसरली गॉड तो वही कहेगा जो उसका नेचर है, जो उसकी फितरत है, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, वो तो कमांड वही करेगा, वो तो हमें एविल कमांड नहीं करेगा। Another response is that the laws and moral principles are objective and self-evident in nature. जो लोग अब उसको नहीं मानते, जो खुदा को नहीं मानते हैं, उनका आर्गुमेंट ये है, देखिए ये प्रिंसिपल जो है ये सेल्फ एविडेंट है, ये ज़ाहिरी तौर पर दुनिया को कायम रखने के लिए, इस नेचर को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जब हम इस तरह से दोनों चीज़ों को देखते हैं, चाहे कोई अल्लाह को माने या गॉड को माने या ना माने, दोनों के लिए ज़रूरी है, अगर वो अपनी एग्जिस्टेंस को दुनिया में बना के रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो
जस्टिस को कायम करे दुनिया में, अदल या इंसाफ को कायम करे दुनिया में। God embodies these laws and is therefore neither higher nor lower than the law. लिहाजा गॉड का नेचर जब ये है, वो ये इसका एम्बॉडीमेंट है, अच्छाई का वो एम्बॉडीमेंट है, जस्टिस का वो एम्बॉडीमेंट है, इसलिए न जस्टिस उससे ऊपर है ना जस्टिस उससे नीचे है, बल्कि ये उसका एट्रीब्यूट है। जैसा मैंने कहा कि इस्लाम में अल अदल जो है वो अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है। He sets an example for the good people among men to follow his way and also becomes an embodiment of the highest principles and morals. और इसी वजह से गॉड जो है वो लोगों के लिए हाई मॉरल वैल्यूज की एग्जाम्पल सेट करता है और उसके बाद उनको उसी पर चलने की कमांड भी देता है, यानी ऑर्डर भी करता है, क्योंकि वो खुद ही इसका एम्बॉडीमेंट है। For advocates of the theory that justice is part of natural law, अब उन लोगों की बात रह जाती है जो कहते हैं कि ये नेचुरल लॉ है, जैसे जॉन लॉक इसको मानता था कि ये जो जस्टिस जो है ये पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ है, यानी ये कानूनी कुदरत है। It involves the system of consequences that naturally derives from any action or choice. तो वहाँ पर वो कहता है कि ये बिल्कुल फिजिक्स के उस कानून की तरह काम करता है जिसमें हम देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये लोग जो नेचुरल लॉ के तौर पर जब जो इसको जस्टिस को समझते हैं जॉन लॉक की तरह, वो कहते हैं कि ये तो कानूनी कुदरत है, खुद से ही ये फितरत तभी चलेगी जब हम इस तरह के उसूल पर कार फरमा रहेंगे, अगर नहीं तो दुनिया में कियास और कन्फ्यूजन हो जाएगा। So justice requires, according to individual or groups, what they actually deserve, merit और are entitled to। यानी जब हम इस तरह से देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये समझ आता है कि जस्टिस का मतलब है जो भी जिस शख्स ने कोई काम किया है अकॉर्डिंग टू उसी मेरिट के हिसाब से उसको उसका बदला मिलना चाहिए और जिस बदले का वो मुस्तहिक है, तो इसको वो जस्टिस कहते हैं। Justice on this account is a universal and absolute concept। तो ये यहाँ एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट बनता है क्योंकि इसके बगैर फिर दुनिया नहीं चलेगी। अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो दुनिया नहीं रहेगी। तो सारे लॉज, सारे प्रिंसिपल्स, सारे रिलीजन्स जो हैं उनका असल काम यही था कि वो इन ही चीज़ों को कॉडिफाई करके एक जस्टिस का एक कानून जस्टिस का एक सिस्टम बनाता है जिसको हम आईन कहते हैं या कानून कहते हैं। बाद में उनका काम ही यही होता है, वो इसको कॉडिफाई करते हैं। Sometimes with result that entirely contradict the true nature of justice। हालांकि कभी कभार तो ऐसे भी कवानीन बनते हैं जब खुदा के गाइडेंस के बगैर जब हम कवानीन बनाते हैं, हालांकि लोग तो खुदा के बनाए हुए कवानीन के साथ भी कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। अब जब इंसान के बनाए हुए ही कानून हो तो हमेशा इसका जस्टिस का नेचर जो रहा है ये कंट्रोवर्शियल इस वजह से रहा है। कोई किसी का एक इसके बारे में सोच है तो किसी का दूसरा सोच है इसके बारे में। In contrast to the understanding canvassed so far, justice may be understood as a human creation। अब जब हम इस पर जो भी हमने डिस्कस किया तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये बात समझ में आती है कि ये इंसान की खुद की अकल की बनाई हुई पैदावार है, यानी इसका कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है। हालांकि इस्लाम इसको नेगेट करता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। रादर देन ए डिस्कवरी ऑफ हार्मनी, डिवाइन कमांड और नेचुरल लॉ, यानी वो इसको रिफ्यूट करते हैं कि ये कोई ये दुनिया को ठीक ढंग से चलाने का तरीका नहीं है, ये कोई डिवाइन कमांड ऊपर से आया हुआ कानून नहीं है, या कोई नेचुरल लॉ नहीं है जिस तरह जॉन लॉक इसको मानता है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान की खुद की बनाई हुई कुछ बातें हैं जिसको हम जस्टिस कहते हैं। दिस क्लेम कैन बी अंडरस्टूड इन ए नंबर ऑफ वेज विद द फंडामेंटल डिवीजन बीइंग बिटवीन द those who argue that justice is the creation of some humans and those who argue that it is the creation of all humans। इन कॉन्सेप्ट्स को हम दो तरह से देखते हैं कि यानी जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक जिसका एक हमने एक जिस्ट समझा, वो दो तरह से हम समझते हैं कि ये शायद एक शख्स था दुनिया में तो इसने बनाया और फिर कहा कि ये डिवाइन है तो अब मेरी बात सारे मानो, या फिर इस तरह से कि कुछ लोग जमा हो गए
और उन्होंने इसको कोडिफाई, जैसे असेंबली होती है वहाँ पर कानून बनता है, फिर वो सबके ऊपर लागू होता है। तो ये इन्हीं दो तरह से आता है। यानी जब हम रिलीजन को देखते हैं, रिलीजन का एक फाउंडर होता है, तो ये एक शख्स कोडिफाई करता है किसी लॉ को, जस्टिस को कोडिफाई करता है और सबको उसका पालन करने के लिए बोलता है। या दूसरी तरह से कहीं कोई कम्युनिटी जो है और उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो एक जगह पर असेंबल होती है और वहाँ पर वो कवानीन को वज़ा करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं इसको फॉलो करो, यही जस्टिस है। यानी इस तरह से हम इसको समझते हैं दो तरीक़ों से। According to thinkers in the social contract tradition, justice is derived from the mutual agreement of everyone concerned. लेकिन जब हम इसको उन thinkers के हिसाब से समझते हैं जो जस्टिस को समझते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये आपके और मेरे बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये करूंगा और इसके बदले आप ये करेंगे, अगर मैं ये करने में फेल हुआ तो इसके बदले आप ये करेंगे। तो इसको हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत जब हम मानते हैं तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है और सारे उस पर एग्री करते हैं, सबकी भलाई इसमें है, सबका फायदा इसमें है, इसलिए इस पर अमल करना चाहिए। In many versions from what they would agree to under hypothetical conditions including equality and absence of bias. तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, तो उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का सोल्यूशन हम निकालते हैं। उसके बाद वहाँ एक कानून की एक किताब वजूद में आती है और सारे लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। दिस अकाउंट इज कंसिडर्ड फर्दर बिलो अंडर जस्टिस एज फेयरनेस। ये जस्टिस एज फेयरनेस जो है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स ने दी है, वो इसमें कहता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सारे लोग इस बात को एग्री करते हैं कि हम जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव मानेंगे। वो क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। इट इज एस्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जितने भी जराए दुनिया में हैं, जो भी चीजें दुनिया में हैं, उन सारी चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सब लोगों के बीच में। यानी ये एक मटेरियल किस्म का वो अप्रोच है जस्टिस के बारे में। यानी मिसाल के तौर पर दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिंदगी, तो सबको जीने का हक है। दुनिया में एग्जिस्ट करता है फूड, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। दुनिया में एग्जिस्ट करती है लैंड, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। दुनिया में एग्जिस्ट करता है वाटर, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। यानी ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है। हालांकि बढ़िया थ्योरी बढ़िया है, लेकिन इसके भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जब हम देखते हैं कि ऊंच नीच जो अमीरी गरीबी का, या कोई बहुत ज़्यादा मेहनती होता है कोई कम मेहनती होता है, क्या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये देखेंगे कि कोई कुछ भी नहीं करता है उसको भी हिस्सा दें और जो बहुत सारा काम करता है। यानी इन सारी थियरीज़ के अपने अपने फॉल्ट्स हैं। इसी वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम ने जो इसका कॉन्सेप्ट दिया है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं जॉन रॉल्स की इस बात पर कि जॉन रॉल्स कहता है कि इट इज एक्चुअली डिसीजन इन इग्नोरेंस, मॉडल फेयरनेस, बिकॉज इट इंक्लूड्स सेल्फिश बायस। हमें अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि हमें कुछ भी पता नहीं, हम एक पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। जब हम पर्दा उठाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, उस हिसाब से जो चीज़ जिस पर हम एग्री करेंगे तो उसी को हम जस्टिस कहेंगे। ये जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।